हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज हम एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपको मिलते हैं तो आप उन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है परावर्तन के नियम के लिए सत्य है, मतलब प्रकाश का परावर्तन का नियम किसके लिए सत्य है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल समतल दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर बी है केवल अवतल दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर सी है केवल उत्तल दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर डी है सभी दर्पणों के लिए। तो हमें याद रखना है कि परावर्तन के जो नियम हैं वो सभी दर्पणों के लिए क्या है बेटा, सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। हमें बेटा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को दर्शाना है। यदि आपने बेसिक यानी कि जो थ्योरी वाली क्लास है, यदि उसको अच्छे तरीके से समझा है, देखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी आप आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एफ बराबर आर। ऑप्शन नंबर बी है एफ बराबर आर बटे दो। ऑप्शन नंबर सी है एफ बराबर दो बटे आर। ऑप्शन नंबर डी है एफ बराबर टू आर। तो हमें याद रखना है बेटा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर होता है आर बटे दो, या इसी को हम लिख सकते हैं टू एफ बराबर आर। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है जब प्रकाश विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से बेटा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब है कि बदलती नहीं है। कौन सी राशि बदलती नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वेग। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी है संवेग। ऑप्शन नंबर डी है तरंग दैर्घ्य। तो हमें याद रखना है बेटा कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग भी बदलता है, उसका संवेग भी बदलता है, उसका तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, लेकिन उसकी ऊर्जा नहीं बदलेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यदि क्लियर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिक्शनरी के छोटे अक्षर पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। यानी कि डिक्शनरी में जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो कम फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। कितनी है बेटा? हमें लेंस की क्षमता दी गई है, कितनी दी गई है? -2 डायोप्टर। तो उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है -2.0 मीटर, ऑप्शन बी है 0.2 मीटर, ऑप्शन सी है -0.5 मीटर, ऑप्शन डी है 0.5 मीटर। तो फोकस दूरी और क्षमता में क्या डिफरेंस होता है? तो जब हम 1/f लिखते हैं तो वो लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर में होता है। हमने आपको बेसिक वीडियो में समझाया था कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। अब यहाँ पे हमें डायोप्टर यानी कि क्षमता दी गई है और हमें फोकस दूरी निकालना है। तो हमारा हो जाएगा -2 बराबर 1/f। इसे हम जो है वो पक्षांतर कर देंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/-2। सॉल्व करोगे तो -0.5 आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 0.5। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर है। एक व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है बेटा? 6 मीटर है। वह अपनी छवि 2 मीटर की ऊंचाई की देखता है। कितने मीटर की ऊंचाई की देखता है? 2 मीटर की ऊंचाई की देखता है। तो उपयोग किया गया दर्पण है। अब आप देख सकते हो कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से कैसी है बेटा? कम है। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा बेटा? उत्तल दर्पण। इसके बाद बात करते हैं आगे और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। यह वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी कितनी होगी बेटा? तो फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब बराबर कब बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी और वक्रता केंद्र का मान फोकस दूरी से दोगुना होता है। यानी कि अगर हम 20 का दोगुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 40। लेकिन वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए -40 हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 3 गुना बड़ा बनता है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पहला ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है -30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा बेटा? 50 सेंटीमीटर आंसर आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है बेटा? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है
तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण की हमें क्या बताना है बेटा? फोकस दूरी बतानी है कि क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी होगी -9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है समतल दर्पण के लिए आवर्धन होगा। आवर्धन की वैल्यू जो आवर्धन को है किससे दर्शाते हैं? एम से। और आवर्धन की वैल्यू तीन प्रकार की हो सकती है, या तो एम के बराबर होगी, या एम से बड़ी होगी, एक के बराबर या एक से बड़ी, या एक से छोटी होती है। एक से क्या होती है बेटा? छोटी होती है। तीनों वैल्यूओं का मतलब क्या है ये हमने बेसिक वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। समतल दर्पण के लिए आवर्धन की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है एम का मान एक से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी एम का मान एक से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी एम का मान 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी एम का मान 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे समतल दर्पण के लिए आवर्धन की जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटा? 1 के बराबर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तो क्रांतिक कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 डिग्री क्रांतिक कोण का मान होगा जब अपवर्तनांक का मान √2 हो। अपवर्तनांक का मान कितना हो बेटा? √2 हो। तो क्रांतिक कोण की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है एक व्यक्ति 60 सेंटीमीटर दूरी से समतल दर्पण की ओर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। 7 सेकंड के बाद व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 65 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 95 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक जो समतल दर्पण है और कोई व्यक्ति 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब जे व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है वो भी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 7 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगा बेटा? 7 सेकंड में 35 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लो कि ये यहाँ पे आ गया ए, तो यहाँ से यानी कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है वो 25 और 25 टोटल कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद बात करते हैं हम आगे और बहुत से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर रिपीट करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके और आपका सिलेक्शन हो सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है यदि दो समतल दर्पण समानांतर रखे जाएं। समानांतर का मतलब होता है एक दर्पण ऐसे रखना है और एक दर्पण ऐसे, दोनों का परावर्तक पृष्ठ एक दूसरे के सामने होगा। यानी इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इस साइड होगा तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस साइड होगा। दोनों दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ जो है वो एक दूसरे के सामने हो तो हम बोलते हैं कि दर्पण
समानांतर रखे हैं। जब दर्पण समानांतर रखे जाएं तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी अनंत। तो समानांतर रखने पर किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब अनंत बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता यानी हमें पी का मान निकालना है और 1/f, एफ का मान हमें दिया गया है। तो यहाँ पे p बराबर 1/, जे बेटा 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 0 कितना हो जाएगा? 0.04 मीटर, क्योंकि 400 का भाग करेंगे तो 0.4 मीटर। अब आप भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.5 डायोप्टर। कितना मिल जाएगा? 2.5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, किसी अभिसारी लेंस, अब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि अभिसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा चाहिए, जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक भी चाहिए और 2 गुना बड़ा चाहिए, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? तो वस्तु की दूरी ऑप्शन नंबर बी -32 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा? -32 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर प्लस का है। ऑप्शन नंबर बी माइनस का 32 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी -8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी -24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 18 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है आभासीय तथा छोटा, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा छोटा, ऑप्शन सी है आभासीय और बड़ा, ऑप्शन डी है वास्तविक तथा बड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के और क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे तो आप उन्हें भी आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, घड़ी में समय 3:25 है, यानी कि जो दीवार घड़ी है उसमें समय कितना है? 3:25 है। इसे समतल दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई देगा? तो समतल दर्पण पर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए है 8:35, 9:35, ऑप्शन नंबर सी 7:35 और ऑप्शन नंबर डी 8:25। तो आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो ऑप्शन नंबर ए 8:35 आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? 8:35 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब श्वेत प्रकाश की पतली प्रकाश किरण कांच के समांतर सतह वाली स्लैब से गुजरती है, तब तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है श्वेत प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है, ऑप्शन नंबर बी श्वेत प्रकाश की किरण स्लैब के अंदर ही रहती है, ऑप्शन नंबर सी
प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विभाजित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। प्रकाश विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है बेटा, विभाजित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका बेटा, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष कौन सा है बेटा, निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। कौन सा है बेटा, समतल दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, यानी कि अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, काफी इंपॉर्टेंट है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए है आभासीय और सीधा, ऑप्शन नंबर बी है आभासीय और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 21 नंबर। इसमें कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो यदि आपने बेसिक वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो वहाँ पे इन सब पॉइंटों के बारे में काफ़ी डिटेल से समझाया गया है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कूलाम, ऑप्शन डी है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो एसआई मात्रक होता है लेंस की क्षमता का वो डायोप्टर होता है और इसे डी से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि 22 नंबर। क्वेश्चन क्या है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस से, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य अक्ष से, ऑप्शन नंबर सी है वक्रता त्रिज्या से, ऑप्शन नंबर डी है वक्रता केंद्र से। तो रे डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो मुख्य फोकस से वो परावर्तित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है बिंदु आकार का, ऑप्शन नंबर बी आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी बड़ा, ऑप्शन नंबर डी समान आकार का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है। कैसा बनता है बेटा, बिंदु आकार का बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात स्थिर होता है, यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है मालूस का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी स्नेल का नियम, ऑप्शन नंबर सी स्टेफन का नियम, ऑप्शन नंबर डी पास्कल का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस नियम के बारे में हमने आपको बेसिक में भी समझाया है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, स्नेल, यानी कि एक स्थिरांक होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल का नियम।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 में इसके आने के चांस काफ़ी हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है बेटा वर्ग, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है पानी। तो सबसे अधिक की बात की गई है तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में सबसे कम अपवर्तनांक की बात की जाती तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है और फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता। तो आज की इस वीडियो में हमने कुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।